नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा वो एक तो ब्रिटेन को बिना गोली चलाए पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में कैसे ले लिया, एक तो उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। दूसरा, पूरी दुनिया को अपना तानाशाह बताने वाला अमेरिका। अमेरिका में रंग भेद की जो राजनीति हो रही है, जो वहाँ के चार्ली कर्क मारे गए हैं उनको लेकर सब श्रद्धांजलि कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय मूल के मारे गए हैं उनको लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है। और तीसरी जो चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि अब आयरलैंड में ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। और पोलैंड इतना जो इस्लाम धर्म है उसे कभी उसने आने नहीं दिया। वहाँ पे 0.1% जो है वो इस्लाम है। उसके बाद वहाँ कितनी शांति है और क्या कारण है कि उसने यूरोपियन यूनियन का दबाव झेला, उसके बाद भी उसने अपने यहाँ पे जब सीरिया वाला मामला हुआ तब भी नहीं आने दिया। चौथा विचार कर लेंगे, जो हमारा मोहम्मद यूनुस है वो सरेंडर हो गया है बांग्लादेश। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर अब आगजनी और दंगे, ब्रिटेन की जो सड़कें हैं उन पर आगजनी और दंगे अब आम से हो गए हैं। आए दिन वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, आए दिन आगजनी हो रही है। एक रिपोर्ट की माने तो वहाँ पे जो बलात्कार हैं, बलात्कार भी बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से ब्रिटेन, जो एक समय पर लंदन पेरिस आदमियों की एक चॉइस हुआ करती थी, आज लंदन पेरिस कहीं ना कहीं अनसेफ हो रहा है, क्योंकि डेमोग्राफी बदलती जा रही है। डेमोग्राफी पाकिस्तानियों के कारण बदलती जा रही है। पर वहाँ की जो ब्रिटेन की अभी गृह मंत्री बनी है वो बनी है तुम्हारा शबाना महमूद। शबाना महमूद अगर बात करें तो पाकिस्तान मूल की नागरिक हैं और वो कई बार विवादित बयानों में रही हैं। वो भारत के जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसे कई बार बोल चुकी हैं कि भाई ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के फेवर में जाना चाहिए। ये शुरुआत कब से होती है इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के अंदर मज़दूरों की कमी हो गई थी और 1997 में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भी कंगाली में था। कंगाली में था तो हुआ क्या कि वहाँ से मज़दूर लेने के लिए, क्योंकि मज़दूरी कर रहे थे जो जैसे मीरपुर वगैरह पाकिस्तान के लोग जो ना, ब्रिटेन ने क्या कानून बदला, कानून में क्या संशोधन किया कि जो हमारी पहले कॉलोनी रहे हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान, जहाँ जहाँ हमारी कॉलोनी थी वहाँ से मज़दूर ले आए जाएँ। तो जब मज़दूर आए तो उस दौरान तक इनकी स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर रही नहीं हुआ करती थी। मज़दूरी करते थे, अपना पड़े रहते थे। लेकिन जब उसके बाद 1950 या 1952 के आसपास फिर से मज़दूरों की कमी बढ़ने, तो 1948 में जो ब्रिटिश नेशनल एक्ट है उसमें संशोधन करा और जो ब्रिटिश कॉलोनी के पहले रहा करते थे उन्हें अब ब्रिटेन में आकर के मजदूरी करने के लिए कोई वीजे की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वो आने लगे, भारत से भी गए, कुछ पाकिस्तान से भी गए, ज़्यादा पाकिस्तान से गए। फिर 1962 में ब्रिटिश कानून ने एक संशोधन किया कि जो पहले यहाँ रह रहे हैं ना वो अपने परिवार को ला सकते हैं। तो ऐसे इनकी डेमोग्राफी बदलती चली गई। और अब जब अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है ना, उस चुनाव में इनका जो मुख्य एजेंडा था ना, वो एजेंडा था गाज़ा में हो रहे जो अत्याचार हैं उसको लेकर के इनका एजेंडा रहा, उसी पे चुनाव जीते हैं। तो अभी जो वहाँ की गृह मंत्री बनी है वो मतलब पाकिस्तान मूल की है, वो कभी भी हिंदुओं को फेवर नहीं करती, ना भारत का कभी फेवर करती। आज ब्रिटेन के अंदर ऐसे हालात हैं कि आगजनी, बलात्कार, और ब्रिटेन के कानून में अपने आप को केवल किस लिए दिखाने के लिए कि हम तो बिल्कुल डेमोग्राफी हमारा तो वैसा है, बिल्कुल दिक्कत वाले, हम तो बिल्कुल सेकुलरिज्म है, हम तो मतलब क्या सब सब धर्मों का सम्मान करते हैं। तो 1980 में इन्होंने, क्योंकि बच्चे वहाँ रहेंगे तो पढ़ने लगे मदरसा, और फिर 2000 में पहली बार जो है दंगे होने लगे वहाँ। और अभी जो दंगे हैं उनकी सड़कों पे वो आम हो गए हैं। परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ सरकार असहाय महसूस कर रही है, बस केवल अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम तो कहीं कुछ नहीं है, बाकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। अब उन्हें बुर्खा के लिए धरना देना पड़ रहा है, मतलब उनको अपने यहाँ बुर्खा पहनना है उसके लिए धरना कर रखा उन्होंने। अब उनके हिसाब से, इस्लामिक धर्म के हिसाब से, उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि लंदन का नाम भी ब्रिटिश जो लंदन है तो लंदन को हटा करके कुछ वैसा रख दो मुस्लिम वाला। अल्टीमेटली ना पूरी की पूरी ब्रिटेन की जो डेमोग्राफी है ना वो बदली जा चुकी है। अगर कुल पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 5% पॉपुलेशन है जो ब्रिटेन की मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी। पर लेकिन वो 5% पॉपुलेशन ने परिस्थिति ऐसी बना दी है कि ज़्यादातर जो मेयर हैं वो ब्रिटेन में आज मुस्लिम बैठे हुए हैं। आज जो गृह मंत्री है तुम्हारी शबाना महमूद, अभी वहाँ पर गृह से हमारा मेरी लैंग्वेज में गृह मंत्री है, उनके यहाँ गृह सचिव है, वो उस पद पर बैठाल दी गई है। और ये ब्रिटेन के इतिहास में काला इतिहास है। कुछ दिन बाद हो सकता है ब्रिटेन पे ऐसे धीरे धीरे डेमोग्राफी, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि वहाँ पे पुलिस भी नहीं जा सकती, मतलब पूरा 100% सरिया लोग कानून फॉलो करते हैं। वो स्थिति गंभीर बनी हुई।
सरकार अपने आप को सरकारिज्म दिखा रही है। अमेरिका दुनिया का लीडर बताता है, अमेरिका चार्ली वर्क मारा गया है। अगर बात करें 32 की, तो शिकागो में उसका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1993 में। और वो अभी ईटा एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो मतलब भाषण दे रहा था, वहाँ पे उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। अब बात करो अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या गन सिस्टम चलता है, वहाँ पे सभी गन रख सकते हैं, मतलब नॉर्मल है, उसके लिए कोई सरकार से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वहाँ परिस्थिति क्या बनी है कि भारतीय मूल का एक चंद्रा नागलायम, उनकी गला काट के हत्या कर दी गई उनके परिवार के सामने, तो वहाँ सरकार मौन है। अभी 3 दिन पहले ही एक यूक्रेन की नागरिक थी, महिला थी, उसका गला काट के हत्या कर दी गई, वहाँ अमेरिका बिल्कुल मौन है। अमेरिका में ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं ना, और जिसने वो चंद्रा मलयालम का, जो कि भारतीय मूल का था, जिसने गला काटा ना उसका, वो एक प्रवासी है, मतलब वो अवैध नागरिक है, ऐसा मान लो। और तो और उनकी जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है FBI, उसने जिसने उसको मारा है चार्ली कर्क को, चार्ली कर्क कौन है, वो डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी बड़ा समर्थक माना जाता है। इतना बड़ा समर्थक माना जाता है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप 2016 में चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने चुनाव का मतलब ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप उसे मतलब उसके कसीदे कसते हुए नहीं माने जाते। अब देख लो कि इतना करीबी है डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आधे झंडे झुकाने के लिए बोल दिया। और तो और मनोपरांत उसको राष्ट्रीय, जिसको हम हमारे यहाँ बोलते हैं भारत रत्न, ऐसे ही अमेरिका के यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसको मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो समझ लो कितना बड़ा अमेरिका क्या ना, कि रंग भेद में अभी भी है। जो डोनाल्ड ट्रंप को जो चुस मची है, वो इसी चीज़ की तो है कि भाई बराक ओबामा जो कि काला था, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। वहाँ पे रंग भेद की राजनीति होती है। भारत में रंग भेद वाला तो सिस्टम ही नहीं है, तो थोड़ा जातिवाद समझ लो जो है, या थोड़ा कास्टवाद, या मतलब रिलीजन से रिलेटेड। लेकिन वहाँ रंग भेद, काले गोरे का बहुत भेद होता है, कि ये काला है, ये गोरा है। बताओ ना, भारतीय मूल का नागरिक का गला काट दिया, तो अमेरिका में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई आक्रोश नहीं, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं। और जो चार्ली कर्क थे, जिन्हें मार दिया गया, अमेरिका के अंदर आज दो दो पक्षों में बटे हुए हैं। जो बाइडन की पार्टी के हैं, उन्होंने जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करूँगा। और तो और जो अमेरिका में कुछ लोग हैं, वो बोल रहे ठीक है, मर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात समझो कि अमेरिका में भी कुछ लोग चाह रहे थे कि यार मर जाए तो कोई बात नहीं, कुछ लोग चाह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या है मतलब? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में भी दो धड़े बटे हुए हैं, और अभी भी अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केवल दिख जरूर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों को जो है ना, जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो गलत है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है JD वेंस, वो उनको कंधा देते हैं, उनके ताबूत को, और भारतीय मूल के नागरिक की हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर आक्रोश भी नहीं है। तो ये दोहरी रणनीति चलता है अमेरिका। अब अमेरिका के तो छोड़ो, अब समझो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब आयरलैंड जो कि भारतीयों की पहली पसंद हुआ करता था, वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि वहाँ की जो सरकार है ना, उसे एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। मतलब हमारा जो होता क्या है कि हर देश के अंदर अपनी अपनी एम्बेसी होती है, तो वहाँ पे जो भारतीय एम्बेसी है ना, उसने एडवाइजरी जारी कर दी कि जो भारतीय नागरिक है ना, वो बाहर ना जाए, और अगर जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं। तो ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो सुनने में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है भारतीयों का कि इन्हें निकालो। अब आयरलैंड में ऐसा क्या हो गया? भारतीयों की पहली पसंद थी, और तो और जो लोग अमेरिका ना जाके आयरलैंड जाके पढ़े, नर्स वगैरह या हेल्थ से रिलेटेड या IT में या फार्मा में, वो पहली पसंद आयरलैंड करते हैं लोग बाग। जो बच्चे जिनके आयरलैंड में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं ना, परिस्थिति ये है, जब हमारे यहाँ की जो एम्बेसी है, उसने ये एडवाइजरी जारी कर दी कि अकेले ना जाओ, तो हमारे यहाँ भारत के रहने वाले तो उन्हें वापस बुलाने तक का कह रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, वापस आ जाओ। ऐसा क्या हो गया? देखो, क्या आयरलैंड की अगर कुल पॉपुलेशन समझो ना, तो आयरलैंड में कुल 53 लाख लोग रहते हैं, और उसमें से अगर भारतीयों की पॉपुलेशन को आप आंकड़ा निकाल के देखोगे, तो लगभग अनुमानित 50,000 के आसपास है। और अगर परसेंटेज टर्म में देखो, तो पूरे आयरलैंड की पॉपुलेशन का 1% पॉपुलेशन है भारतीय। अभी तक ये केवल मतलब जिस तरह से दंगे भड़काना, या कहीं भारतीय देख के उसको, भारतीय को मारना पीटना, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं ना, ये एक देश की छवि खराब करती हैं।
आयरलैंड सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तो पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े वो कोई जो जिला होता है 53 लाख तो उसमें हो जाते हैं, मतलब 53 लाख तो पूरे देश की पॉपुलेशन है। उसके बाद में भी अगर कोई देश की जो एम्बेसी है वो अगर एडवाइजरी जारी कर रही है कि भाई कोई भी अकेला घर से बाहर ना जाए, मतलब बड़े लेवल पे कोई ना कोई बात चल रही है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र चल रहा है जिससे भारतीयों की जो छवि है वो खराब की जाए, मतलब कि भारतीय जो लोग हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं, मारपीट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। जबकि भारतीयों की जो छवि है, अभी तक तो आयरलैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया में होना चालू हुआ, अभी देखो तुम फ्रांस चल रहा है, अभी देखो तुम ब्रिटेन चल रहा है, जहाँ पर भी पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है वहीं पर ये उधम मचाया है इन्होंने। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना भारतीयों ने कहीं जा कर के कुछ किया। कोई ऐसी थोड़ी कि अमेरिका में, आज बताओ कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी बसते हैं, मतलब सरदार बसते हैं। भारत के अगर ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करो तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका में कभी ऐसे हालात नहीं बने। तो ये केवल देश की छवि खराब करने की बात की जा रही है कि जो भारतीय लोग हैं वो मतलब गड़बड़ रहते हैं। इसीलिए सरकार देखो क्या है, एम्बेसी का काम है कि भाई वो अपने जो देश के नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एडवाइजरी जारी तो करती है कि भैया तुम सावधानी से रहना, इधर उधर मत जाना। पोलैंड की बात करें अगर, पोलैंड में 0.1% मुस्लिम है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी, या जब आपने देखा होगा वर्ष 2011 में जब सीरिया में दंगे फैले हुए थे, तो उस दौरान मतलब जो काफ़ी जो मुस्लिम लोग थे, जो इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोग थे, वे जो शरणार्थी हो गए यूरोप में भागने लगे। जब वो यूरोप में भागने लगे तो जो EU है, मतलब यूरोपियन यूनियन है, उनने बोला कि हम 2 लाख जो शरणार्थी हैं, जो रेफ्यूजी हैं ना, उन्हें अपने यहाँ पर शरण देंगे। लेकिन उस समय जो पोलैंड है ना, पोलैंड ने बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में मना कर दिया कि मैं अपने देश के अंदर एक भी मुस्लिम शरणार्थी को शरण नहीं दूंगा। और तो और पोलैंड के अंदर जो चुनाव लड़ा जाता है ना, वो चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा जाता है कि भाई हम अपने देश के अंदर किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को एंट्री नहीं देंगे। मतलब अगर आप इतिहास उठा कर देखोगे, कहीं भी कुछ पढ़ोगे ना, तो ये पाओगे कि पोलैंड में 90% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, वो क्रिश्चियन लोगों की है ना। और उसमें वो मतलब अपनी ही दुनिया में उनके अलग मगन है, वो इस्लाम धर्म को बिल्कुल कट्टर मानते हैं। वो ये बोलते कि इन्हें तो हमें किसी भी कीमत में नहीं बुलाना। जब बताओ आयरलैंड में 53 लाख होने के बाद भारतीयों पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और पोलैंड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 4 करोड़ मान लो आप, 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है, मतलब 4 करोड़ पॉपुलेशन है, 8 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन लेकर बैठा। आज सबसे शांत कंट्री पोलैंड है। पोलैंड जो कि अभी नाटो का भी सदस्य है, और वैसे भी अभी जब यूरोप के साथ में कन्फ्लिक्ट बढ़ा ना, जब यूक्रेन के साथ में ये रूस मारने लगा ना, तो उसने अपनी जो फोर्सेस है ना, बॉर्डर फोर्सेस है, वो बढ़ा दी। इसलिए बढ़ा दी कि एक भी आदमी जो इमिग्रेंट्स है ना, जो शरणार्थी है ना, वो इधर नहीं आने चाहिए। और इसके लिए उसे कई बार, ऐसा नहीं, यूरोपियन यूनियन से भी, जो वहाँ पे जो जस्टिस हैं, जो यूरोप के पूरे सभी देशों को कंट्रोल करते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी कड़े वो देखने के लिए मिले। उन्होंने काफ़ी उनको सुनाई भी है, खरी खोटी भी सुनाई है कि आप क्यों नहीं लोगे। उन्होंने बोला हम एक भी नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि 5-6 हज़ार जो इमिग्रेंट हैं, जो मुस्लिम हैं, जो सीरिया से भाग के आए हैं, उन्हें तो ले लो। बोले 5,000 की बात नहीं, मैं एक भी नहीं लूँगा। और आज आप देखना पोलैंड के से, मतलब अब निकाल के देख लेना, पोलैंड पे कोई भी मुस्लिम है, मतलब 1.1% है, उसके बाद भी आज तक के उनके इतिहास में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आज तक के इतिहास में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। तो क्या मैं किसी विशेष धर्म को नहीं लेकर बोल रहा कि भाई यही दंगा फसाद करते हैं, पर झगड़ा वगड़ा एक अलग विषय है। बाकी जो कहने का बात ये है कि जहाँ फ्रांस ने, ब्रिटेन ने एक उदारवादी नीति अपनाई कि नहीं हम अपने यहाँ पर इमिग्रेंट को आने देंगे, सीरिया से जो 2011 में हुआ, और ग्रीस ने भी अपनाई, लेकिन इनने मना कर दी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, और इन यहाँ पे जाकर रहे। आज यहाँ की स्थिति देख लो आप क्या है, ग्रीस की क्या है, ब्रिटेन की क्या है, फ्रांस की क्या है। आए दिन दंगे, सड़क फसाद, झगड़ा और आगजनी, बलात्कार, ये सब नॉर्मल हो गए हैं। तो परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है, बिगड़ेंगी, क्योंकि सरकार ने डिसीजन ऐसे लिए। अगर बात करें तुम्हारा बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हो गया सरेंडर। देखो क्या है कि नदियों का पानी और पड़ोसी का मिजाज कब बदल जाए कोई तय नहीं है। क्यों, बताता हूँ। 8 सितंबर 2024 को जो हम हिल्सा मछली बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे ना,
वो बांग्लादेश ने उस पर लगा दिया था प्रतिबंध। और लगभग 165 करोड़ की मतलब 2450 टन जो मछली, हिल्सा मछली भारत में आती थी। अगर बात करें ये कहाँ के जो त्योहारी सीज़न है ना, तुम्हारा पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पे हिल्सा मछली ज़्यादा खाई जाती है। और लगभग 165 करोड़ रुपए की जो मछली है वो हम खा जाते थे, मतलब बुला लेते थे, इंपोर्ट करते थे। और तो और जब शेख हसीना थी तो 3000 से लेकर 5000 जो मैट्रिक टन है ना, वो हिल्सा मछली गिफ्ट करती थी। आज सबसे ज़्यादा अगर हिल्सा मछली को प्रोड्यूस करने वाला देश की बात करें तो बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश ने फिर से यू टर्न ले लिया है। एक साल उसने चाइना गोद में जाकर देख लिया, भारत को सोचा आंख दिखा दूं, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि अगर आप पाकिस्तान वाले कन्फ्लिक्ट पे हमारे साथ नहीं है तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा क्या कि 9 सितंबर में भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में जो गंगा वाटर ट्रीटी है ना, उसको लेकर के विचार परामर्श चल रहा। 30 साल के लिए 1996 में हमारी एक ट्रीटी हुई थी बांग्लादेश के साथ में गंगा को लेकर के। मतलब ये था कि अगर हम 70,000 मैट्रिक क्यूसिक लीटर पानी गंगा में आ रहा है तो उसमें से मतलब 40% जो है वो 40,000 क्यूसिक जो है भारत रखेगा, बाकी बांग्लादेश रखेगा। अब वो समाप्त हो रही है 2026 में। तो उसको लेकर के जो विचार है ना, वो 9 सितंबर में दिल्ली में बैठक होनी थी, किसकी, तुम्हारा जॉइंट रिवर कमीशन की। अब जो जॉइंट रिवर की मीटिंग होनी थी उसमें जो है तुम्हारा जो मुख्य एजेंडा था वो गंगा टीटी था। एक गंगा टीटी था, जो 14 नदियाँ हैं ना, उनकी वाटर को लेकर के समीक्षा होनी थी। तो अब भारत सरकार ने उनको दे दिया झटका कि भाई अब हम 30 साल के लिए इसे रिन्यू नहीं करेंगे, इसको 10 से 12 साल के लिए रिन्यू करेंगे। अचानक लगा है जो तुम्हारा मोहम्मद यूनुस है उसे झटका। झटका क्यों लगा, वो समझ में आ गया कि यार भारत के साथ में पंगा लेना नहीं, भारत बाप का भी बाप है, मतलब अपने दादा से पंगा लेना बहुत खतरनाक हो गया उसके लिए। जब तो वो ये बोल रहा था कि नहीं नहीं हम तो ये है, हम तो वो है, जब उसे समझ में आया और तो और ये भी बोल दिया कि अगर गंगा में ज़्यादा पानी आता है ना तो हम तो 40 क्यूसी की रखेंगे, बाकी तुम्हें दे देंगे। मतलब अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है ना भारत में और गंगा में पानी बढ़ जाता है तो बाढ़ भारत में नहीं आएगी। भारत में जो फरक्का डैम बना हुआ है ना, फरक्का डैम से ही डिसाइड होता है कि बांग्लादेश में कितना पानी जाएगा, भारत में कितना जाएगा। होता क्या, बांग्लादेश में जो हुबली नदी है ना, अब हुबली के ऊपर, इन दोनों के ऊपर फरक्का डैम बना है। फरक्का डैम से डिसाइड होता है कि भारत पानी कितना रखेगा और बांग्लादेश के पास में कितना जाएगा, उसकी नस दबा दी है। अब इसीलिए वो हो गया सरेंडर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बोल रहा नहीं नहीं अब हम ना भारत के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, हम जो अपनी हिल्सा मछली है उसका भी एक्सपोर्ट खोल रहे हैं। तो खोल नहीं रहा है भाई, तो ये समझ में आ गया है कि बाप से पंगा लेना बहुत खतरा है, निपटा देंगे और उसका लंका लगा देंगे। कितनी जल्दी हृदय परिवर्तन थोड़ी होता है, हृदय परिवर्तन हो रहा है तुम्हारा अपने मतलब के कारण। क्या भारत नहीं समझता, भारत में बड़े बड़े चाणक्य हुए हैं, तुम क्या भारत को चलाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा वीडियो क्या लंबी हो जाती है, मैं रोज़ सोचता हूँ कि यार वीडियो को छोटी रखूँ, पर वीडियो फिर भी लंबी हो जाती है। तो मैं वीडियो को विराम दूंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप किसी अच्छे जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ जा सकते हो, जैसे कि शेयर खान। और शेयर खान के साथ अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, हमारी भी कुछ बाध्यताएँ रहती हैं। यूट्यूब पहले उसको कंटिन्यू करता है, उसके बाद अपलोड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।